कर पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक ना। तो हमें क्या करना है, एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से देखना है। सबसे पहले ये जो चैप्टर 1 है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिया गया है कि एक साल में कितना क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना। मैक्सिमम आप देखें तो 2016 में इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक ना। और ये देख सकते हैं हर साल कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसके 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर साल 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2020 में 2 क्वेश्चन पूछा गया है और 2025 में भी कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2। जो पहला एग्जाम हुआ था जनवरी वाला, और जो फरवरी वाला, ये जो अप्रैल में पेपर हुआ है, इसमें 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक ना। तो ये चैप्टर ऐसा है जहाँ पे हर साल आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हैं आपके एग्जाम में, ठीक ना, अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर हो, ठीक। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग किसकी, स्थानीय मान की, ठीक ना। क्या बात करेंगे यहाँ पे, स्थानीय मान, ठीक। स्थानीय मान जानते हो, स्थानीय मान का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग इंग्लिश में क्या कहते हो इसको, प्लेस वैल्यू, ठीक ना, प्लेस वैल्यू कहते हैं आप लोग। अब प्लेस वैल्यू होता क्या है स्थानीय मान, जैसे हमारे पास कोई भी नंबर है, ठीक ना, अगर हमें इसका स्थानीय मान निकालना है हर अंक का, जैसे इसका नाम क्या है, स्थानीय मान, तो कोई भी अंक है ना, वो उसके स्थान पे उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी, उसकी स्थान, जैसे ये इकाई स्थान पे है तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, 7 गुणे 1। ये दहाई स्थान पे इसका स्थानीय मान क्या होगा, 6 गुणे 10। ये कितने पे है, 1000 पे है ना, सैकड़ा पे है, तो इसका स्थानीय मान कितना होगा, 6 इंटू 1 2 3 स्थान पे है ना, कितने से गुणा कर देंगे, ठीक। ऐसे ये कितने पे, 1000 पे है, तो इसका कितना हो जाएगा, 4 इंटू का 1000, ठीक ना। ऐसे ये कितने पे है, 1 10 100,000 10,000, ये कितना हो जाएगा बताओ, इसको 4 जीरो से गुणा कर देंगे ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो अंक रहता है उसको लिख देते हैं, बाकी देखते हैं कितना अंक है, 1 2 3 4, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 जीरो से गुणा, ठीक ना। जैसे यहाँ पे क्या था, ये 4 थे ना, तो हमने 4 लिख दिया, 4 के बाद कितने अंक थे, 1 2 3, तो 3 जीरो लिख दिए, ठीक ना। जैसे यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना अंक था, इसके बाद एक ही अंक था ना, तो हमने 6 लिखा, 6 के बाद क्या लिखा, 1 अंक था तो 1 जीरो। जैसे इसका स्थानीय मान निकालोगे कितना होगा, 7 कितना अंक है, 1 2 3 4 5, क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5। अब देखो ये भी 7 ही है और ये भी 7 ही है, लेकिन इसका स्थानीय मान कितना आएगा, 7। इसका स्थानीय मान कितना आएगा, देखोगे 7 लाख, ठीक ना। तो स्थानीय मान किस पे डिपेंड करता है, कोई भी संख्या की पोजीशन पे, आखिर वो संख्या में किस पोजीशन पे आया हुआ है उस पे डिपेंड करता है, ठीक ना। तो स्थानीय मान के बारे में आप क्या समझोगे कि सिंपल सा वो डिपेंड करता है कि वो संख्या में कहाँ पे आ रहा है, ठीक ना। संख्या में कोई जो भी संख्या है वो कहाँ पे आ रही है, ठीक ना। चलो देखो, अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल यही लेते हैं स्थानीय मान के लिए, यहाँ पे दिया भी गया है, क्या लिखा है, किसी भी संख्या के किसी अंक का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू यह इंगित करता है कि वह इकाई स्थान पे है, दहाई स्थान पे है, सैकड़ा पे, 1000 पे, किस स्थान पे है, ठीक ना। एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं, जैसे मान लो देखो आपको दे दिया 7 6 9 8, ठीक ना, 2 अब मान लेते हैं, फिर दे दिया है आपका 6, ठीक। इसमें बोला कि सबका स्थानीय मान बताना है, आप कैसे निकालोगे, इस 6 का स्थानीय मान कितना होगा, 6, ठीक ना। इस 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 6, ठीक ना। 6 गुणे 1 भी लिख सकते हो आप लोग। इसका कितना होगा, दहाई पे है ना, तो 2 गुणे 10, दहाई सैकड़ा पे है ना, 8 गुणे सैकड़ा मतलब 100, ये 1000 पे है ना, तो 9 गुणे 1000, समझ रहे हो ना, ठीक। ये कितने पे, 10,000 पे है ना, 6 गुणे 10,000, 6 गुणे 10,000, दहाई सैकड़ा 1000, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 10,000, ये हो जाएगा 7 गुणे 1 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख, ठीक ना। तो जैसे ये पहले स्थान पे था तो इसका क्या आ गया, स्थानीय मान आ जाएगा 6। ये दहाई पे है तो इसका स्थानीय मान कितना आ जाएगा, 20, ठीक। ये सैकड़ा पे तो इसका स्थानीय मान कितना आ जाएगा, 800, ठीक ना। और ये 1000 पे है तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, ठीक ना, 9000 आ जाएगा। और ये 10,000 पे है तो इसका स्थानीय मान कितना होगा, 60,000 आ जाएगा। अगर ये 1 लाख पे है तो इसका स्थानीय मान कितना आ जाएगा, 7 लाख आ जाएगा। चलो आगे हम लोग देखते हैं, चलो आगे हम लोग देखेंगे इसमें जातीय मान। जातीय मान को इंग्लिश में आप लोग क्या कहते हो,
फेस वैल्यू कहते हैं, या इसको हम लोग दूसरा भी नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? अंकीय मान। क्या नाम देते हैं इसको? अंकीय मान। क्या कहते हैं इसको? अंकीय मान कहते हैं, ठीक ना। और ये अगर हमारे पास कोई भी नंबर दिया जाएगा 2 4 2 6 2, ठीक ना। अब देखो अगर हम लोग इसमें अंकीय मान की बात करेंगे तो 2 का अंकीय मान क्या होगा? 2 ही होगा। 6 का अंकीय मान क्या होगा? 6 ही होगा। इस 2 का अंकीय मान क्या होगा? 2 ही होगा। और ये 4 का अंकीय मान क्या होगा? 4 ही होगा। और इस 2 का अंकीय मान क्या होगा? 2 ही होगा। मतलब अंकीय मान का मतलब समझ रहे हो क्या है? कि उसकी जो भी अंक की वैल्यू है ना, वो खुद ही उसका क्या होता है? अंकीय मान होता है, ठीक ना, बदलता नहीं है। लेकिन अगर यही हमें स्थानीय मान दिया रहता तो तुम लोग देखते थे क्या होता? सबकी वैल्यू बदल जाती ना। देखो सब दो दो कई बार आया है। देखो जैसे ये था 2 4 2 6 2, इस 2 का स्थानीय मान क्या होता है? 2। लेकिन इस 2 का स्थानीय मान कितना हो जाता? 1 10 100 सैकड़ा पे है ना, तो 200 हो जाता। और इस 2 का स्थानीय मान कितना हो जाता? 2 4 0 1 2 3 4। अब देखो स्थानीय मान की बात करोगे ना तो वो बताता है कि वो संख्या दी हुई, वो अंक दी हुई संख्या में किस स्थान पे है। जैसे इकाई पे है तो इसका कितना आ जाएगा? 2। अगर ये सैकड़ा पे है तो कितना आ जाएगा? 200। अगर ये 10,000 पे है तो कितना आ जाएगा? 20,000, ठीक। लेकिन अगर अंकीय मान की बात करो तो अंक देखो, ये इकाई पे भी है तब भी 2 ही होगा, सैकड़ा पे है तब भी 2 ही होगा, चाहे कहीं भी आ जाए उसका अंकीय मान हरदम क्या होगा? 2 ही होगा, ठीक ना। तो समझ गया अंकीय मान, जातीय मान, हाँ समझ गए। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो अगला हम लोग बढ़ते हैं पूर्ववर्ती या उत्तरवर्ती, ठीक ना। पूरा चैप्टर का एक एक बात समझा रहे हैं, ठीक ना, एक एक बात समझा रहे हैं, बढ़िया से समझो। अगर नहीं आएगा तो फिर बताएंगे। यहां सोने नहीं आए हो, तो पंखा चल रहा है, लगी हुई कुर्सी, चुपचाप सो रहे हो, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? पूर्ववर्ती। अब पूर्ववर्ती का मतलब आप लोग क्या समझेंगे? पूर्ववर्ती मतलब समझो, जैसे जैसा उसका नाम है ना वैसा उसका काम है। पूर्व मतलब समझ सकते हो ना? पूर्व मतलब पहले, पूर्व मतलब पहले का। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ? प्रीडिसर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीडिसर, DECESSORS। क्या कहते हैं इसको? प्रीडिसर्स कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं। हाँ, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? प्रीडिसर्स कहते हैं, ठीक ना। जैसे पूर्व माने यहाँ पूर्व मतलब समझ सकते हो पहले का, पहले का। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? प्रीडिसर्स कहते हैं, PREDECESSORS, ठीक ना। प्रीडिसर्स क्या कहते हैं इसको? प्रीडिसर्स कहते हैं, पहले का। जैसे हमें कोई भी अंक दे दें, जैसे बोले 100 का पूर्ववर्ती बताओ, तो तुम उससे पहले जाओगे। 100 से पहले क्या आएगा? 99, ठीक ना। 100 से पहले क्या आएगा? 99। तो आप क्या करोगे? 100 - 1 कितना बता दोगे? कि सर 99 आएगा, बता दोगे ना कि 99 आएगा। जैसे अगर हम आपसे बोले कि तुम क्या करो 50 का पूर्ववर्ती बताओ, तो क्या करोगे? 50 - 1 क्या बताओगे? सर 49 आएगा, ठीक ना। तो प्रीडिसर्स या पूर्ववर्ती की बात करें तो हम लोग क्या बात करते हैं? पहले का, -1 करते हैं, ठीक ना। -1 करते हैं। प्रीडिसर्स माने -1, ठीक ना। प्रीडिसर्स माने -1, समझ रहे हो? प्रीडिसर्स माने -1, पहले जाएंगे, ठीक ना। अगली बात आती है उत्तरवर्ती, या इसको हम लोग कहते हैं परवर्ती भी कहते हो, परवर्ती भी कहते हो। क्या कहते हो? परवर्ती भी कहते हो, ठीक ना। हिंदी में एक वर्ड परवर्ती भी आता है, ठीक ना। उत्तरवर्ती भी कहते हैं और इसको या परवर्ती भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? सक्सेसर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? SUCCESSOR। अब देखो ये बुक प्रीफिक्स सुफिक्स लिखा है, देखो बिना मतलब का। पूर्ववर्ती प्रीफिक्स का कोई मतलब ही नहीं है। इंग्लिश थोड़ी नहीं पढ़ रही, प्रीफिक्स सुफिक्स लिखा हुआ गलत है, ठीक ना। हम लोग क्या बात कर रहे हैं? उत्तरवर्ती, या इसको हम लोग कहते हैं परवर्ती भी कहते हैं। अब उत्तरवर्ती का मतलब होता है एक बात का। जैसे अगर हम लोग 100 की परवर्ती बात करें ना, या 100 की हम लोग उत्तरवर्ती बात करें, तो क्या बताओगे? 100 + 1 क्या बता दोगे? सर कितना होगा? 101, ठीक ना। जैसे हमारे पास 50 है ना, इसका अगर हम लोग सक्सेसर बात करेंगे तो क्या बताओगे? 50 + 1 कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये आपका क्या होता है? आपका ये होता है, ठीक ना, उत्तरवर्ती। क्या होता है? उत्तरवर्ती कहते हैं। इंग्लिश में इसको सक्सेसर कहते हैं, या क्या कहते हैं? परवर्ती कहते हैं, ठीक ना, ठीक ना। चलो ये चीजें समझ में आ रही है? ये समझ में, परवर्ती समझ में आ गया, उत्तरवर्ती पूर्ववर्ती समझ में आ गया। इससे पहले स्थानीय मान समझ में आ गया, और जातीय मान या अंकीय मान समझ में आ गया। समझ में आया ना? समझ में आया ना? चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये है रोमन प्रणाली। देखो हम लोग संख्याओं को ना कई तरीकों में लिखते हैं, ठीक ना।
जैसे हम लोग एक हिंदू अरबिक सिस्टम होता है जिसमें हम लोग जनरल नंबर को लिखते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होता है उसमें भी अंकों को लिखते हैं, वैसे एक हमारे पास क्या होती है, रोमन प्रणाली होती है, जिसमें आप लोग जानते हो, ठीक ना, कि इसमें हमारे टोटल देखो 1 को हम लोग रोमन नंबर में क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं, 2 को क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं, 3 को क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक ना, 4 को क्या लिखते हैं बताओ, आई भी लिखते हैं, 5 को क्या लिखते हैं, भी लिखते हैं, 6 को क्या लिखते हैं, भी आई लिखते हैं, 7 को क्या लिखते हैं, वी आई आई लिखते हैं, और 8 को क्या लिखते हैं, वी आई 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 लिखते हैं, 9 को क्या लिखते हैं, आई एक्स लिखते हैं, 10 को क्या लिखते हैं, एक्स आई लिखते हैं, ठीक ना, सॉरी 10, ठीक ना, एक्स लिखते हैं, ठीक ना। अगर हम लोग अब आगे चलते हैं, जैसे अब हमें क्या लिखना है, 20 लिखना है, तो आप क्या लिख दोगे, 2 बार क्या लिख दोगे, एक्स लिख दोगे, ठीक। अगर तुम्हें 50 लिखना है तो तुम क्या लिखते हो, एल लिखते हो। अगर तुम्हें 40 लिखना है तो क्या लिखते हो, एक्सएल लिखते हो। देखो एल मैंने क्या हो गया 50, अगर हमने पहले एक्स लिख दिया तो इसका मतलब हमने 50 में क्या माइनस किया, 10 किया। अगर सुनो एल एक्स लिख दिया, इसका मतलब हमने 50 में क्या ऐड कर दिया, 10, क्योंकि एल एक्स का मान कितना होता है, 60 होता है ना। तो एल मैंने 50 और आगे एक्स आया तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। अगर पीछे एक्स आएगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब देखो एल एक्स है तो इसको तुम क्या बताओगे, सर ये क्या है, 70 है, बताओगे ना। तो लेकिन तुमको तो पता है एल मैंने 50 हुआ तो ये 20 कहाँ से बढ़ा, क्योंकि ये आगे आ रहा है ना, तो क्या एक्स मतलब 20 ऐड कर दिए, ठीक ना, समझ। अब सुनो रोमन, पहली बात चलो इसको पहले समझ लो, 40 को एक्सएल लिख दिया, 100 को लिखना होता है तो क्या लिखते हो, 100 को आप क्या लिखते हो, सी लिखते हो। 90 लिखना होता है तो आप लोग क्या लिखते हो, एक्ससी लिखते हो। 500 लिखना होता है तो क्या लिखते हो, डी लिखते हो। और 1000 लिखना होता है तो क्या लिखते हो, एम लिखते हो, ये लिखते हो। देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, अगर आप किसी और नवोदय में भी पूछ सकता है, ठीक ना, या कहीं पर अगर आप दूसरा एंट्रेंस एग्जाम देते हैं वहाँ पे पूछा जाता है कि जो रोमन नंबर होती है ना उसमें टोटल कितने चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है, कितने सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर हम लोग संख्या लिखते हैं तो हम लोग 1 से लेकर 9 तक 9 अंक ये होता है, 1 0 होता है, टोटल कितना सिंबल यूज करते हैं, 10 के अलावा कोई और अंक यूज करते हैं लिखने के लिए नंबर, चाहे लाख लिखना हो, मिलियन लिखना हो, करोड़ लिखना हो, तो हमें 1 से लेकर 9 तक ही डिजिट यूज करते हैं और 1 0 यूज कर सकते हैं। 10 सिंबल यूज करते हैं हम लोग, जो हमारा भारतीय सिस्टम है जिसमें हम लोग संख्याओं को लिखते हैं। ऐसे रोमन नंबर में भी जब हम लोग संख्याओं को लिखते हैं कि दो सिंबल है ना, जो अंक है रोमन नंबर वाले भी फिक्स हैं, कितने हैं देखो काउंट कर लो। एक तुम्हारा एक ये सिंबल आ रहा है, देखो काउंट कर लो, एक ये आ रहा है, एक दूसरा ये आ रहा है, तीसरा बताओ क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, और चौथा बताओ क्या आ रहा है, एल आ रहा है, पांचवा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, सातवां क्या आ रहा है, डी आ रहा है, और ये टोटल काउंट करो कितना आया, 1 2 3 4 5 6, एक और कोई होगा देखो क्या छूटा हुआ है, 7 होता है टोटल, 2 यहाँ पे, 1 2 3 4 ही तो हो रहा है ना, अच्छा एक ऊपर एक है, टोटल सिंबल कितने यूज करते हैं, 7, ठीक ना। जब हम लोग रोमन संख्या लिखते हैं तो रोमन संख्या में टोटल कितने सिंबल यूज किए जाते हैं, 7, कितने यूज किए जाते हैं, 7। इस सैनिक स्कूल में हरदम सवाल पूछता है, ठीक ना, कि जो हम लोग रोमन नंबर लिखते हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ सिंबल कितना यूज किया जाता है, तो कितना यूज किया जाता है, 7, ठीक ना। यहाँ से आप लोग देख लो, ठीक ना, अगर आपसे कोई पूछे कि जब हम लोग रोमन नंबर लिखते हैं तो उसमें कितने सिंबल यूज किए जाते हैं, 7। जब हम लोग अपनी संख्या लिखते हैं, जैसे हिंदू जो हमारा सिस्टम होता है उसमें टोटल कितने सिंबल यूज हो जाएंगे बताओ तो, कितना यूज हो जाएंगे, 10। 1 से 9 तक तो ये हो गया 9, और एक क्या यूज करते हैं, 0, तो 10 यूज हो गया ना। ऐसे रोमन नंबर पे टोटल कितने सिंबल यूज होते हैं, 7। अब देखो रोमन नंबर ये सब जानते हो ना तुम लोग, इतना जानते हो ये सब ना, कि हम लोग 500 को क्या लिखते हैं, डी, 1000 को क्या लिखते हैं, एम, ठीक ना, तुम जानती हो, जानते हो ना। चलो देखो अब देखो आगे अगर हम लोग बात करते हैं इसमें देखो अब देखो, जैसे अगर हम मान लेते हैं तुम लोगों को क्या लिखना है, जैसे तुम्हें लोग को मान लिखना है, हमें लिखना है 80 लिखना है, तो तुम क्या लिखो, एल एक्स 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 लिखते हैं। लेकिन एक बार तुम बताओ क्या 90 लिखना होगा तो हम लोग एल एक्स 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 लिखते हैं, नहीं लिखते, क्योंकि रोमन नंबर में ना किसी भी सिंबल को 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं, ठीक ना, 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। रोमन नंबर में किसी भी सिंबल को 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं किया जा सकता है, इसीलिए हम लोग इसको नहीं लिखते। हम लोग 90 लिखना होता तो क्या लिखते हैं, एक्स और सी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एक्स सी लिखते हैं, ठीक ना। ये पहला पॉइंट इसमें यही दिया गया है, अक्षर आई एक्स सी को अधिकतम 3 बार लगातार दोहराया जा सकता है। यदि उच्च मान वाले अंक के बाईं ओर कम मान अंक लिखा हो तो
तो अब इसे रोमन संख्या का संख्यात्मक मान ज्ञात करने के लिए, चलो ये सब छोड़ो, घटाया जा सकता है, ये हम बता दे रहे हैं। ये सब समझ गया ना। एक सिंबल को कितनी बार रिपीट कर सकते हैं? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। ठीक। अगर देखो, अगर हमारे पास कोई, देखो यहाँ पे अगर मान लेते हैं अगर हमारे पास 55 लिखना है तो क्या लिखोगे? एल भी। क्या लिखोगे? एल भी। तुम लोग समझो, अगर संख्या के बाईं ओर में, किसी रोमन सिंबल के बाईं ओर में अगर संख्या आता है, इसका मतलब हम लोगों को क्या करना है? प्लस करना है। क्या करना है? प्लस करना है। जैसे एल माने 50, अभी माने 5, 55 हो गया। ठीक ना। जब किसी रोमन नंबर के, ठीक ना, जब किसी रोमन नंबर के राइट साइड में अगर कोई नंबर आता है तो उसको हम लोग क्या कर रहे होते हैं? प्लस कर रहे होते हैं। ठीक ना। अगर मान लेते हैं एक्स, जैसा मान लेते हैं कुछ भी हो, जैसे एक्सएल हो, तो इसका मतलब एल माने क्या हो गया? 50। संख्या अगर पहले आती है ना, ठीक ना, तब माइनस करोगे 10 की, इसका मतलब क्या हो गया? 40। ठीक। अगर एक बात हो, सेम सिंबल कई बार आ गया, जैसे हम लोग क्या किए, एक्स एक्स लिख दिए, इसका मतलब क्या हो गया कि ये 2 बार इसको क्या किया है? मल्टीप्लाई कर दोगे। 2 × 10, ये क्या है? 20 है ना, ये 20 ही है ना। 30 भी लिखना होगा तो क्या लिखोगे? एक्स एक्स एक्स, ये क्या है? 30 है। तो ये एक एक्स क्या है? 10 है ना। तो 10 3 बार है तो 10 3 जा 30। ठीक ना। या 10 + 10 + 10 कितना होगा? 30 होगा। ठीक, ये बात समझ गया। तो देखो यहाँ पर हम ये बताना चाहते हैं कि अगर संख्या के पहले कोई सिंबल आता है तो माइनस करते हैं, आगे कोई आता है तो प्लस करते हैं। जब कई बार रिपीट होता है तो उसका मतलब क्या है? मल्टीप्लाई है। क्या है? मल्टीप्लाई है। ठीक ना। टोटल कितने सिंबल होते हैं रोमन नंबर में? हमारे 7 सिंबल होते हैं। ठीक ना। जो हमारा हिंदू अरबिक सिस्टम है उसमें टोटल सिंबल कितने हैं? 10 सिंबल है। ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। रोमन नंबर लिख लोगे ना। अगर एक बात बताओ, सुनो, यहाँ तक मान लो तुम लोग 1000 तक लिख लेते हो, लेकिन तुम्हें कोई बोल दे कि तुम्हें 5000 लिखना है, लिख लोगे ना? कैसे लिखेंगे? भी लिखेंगे, भी के ऊपर क्या लगा देंगे? बार। ठीक ना। क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? 1000 का गुणा। इसका मतलब क्या होता है? 1000 का गुणा। ठीक ना। अगर मान लेते हैं तुम्हें दे दिया गया, तुम्हें लिखना है 12456, कैसे लिखोगे? पहले तो तुम 12 लिखोगे। 12 कैसे लिखो? एक्स आई आई, 12 हो गया। फिर 400 लिखोगे। 400 कैसे लिखोगे? सी डी, 400 हो गया ना। डी माने 500 और सी माने 100, तो ये 400 हो गया। तो 12400 हो गया। फिर हमें क्या लिखना है? 5656, तो एल बी आई। ठीक ना। ठीक ना। अगर चलो तुम लोग लिख कर दिखाओ मुझे, एक बताओ 9746, इसको बताओ कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? नहीं, मुंह से बताओ। 9 के ऊपर बार मतलब क्या लिखोगे? आई एक्स के ऊपर बार। उसके बाद डी सी सी 700 हो गया। और फिर क्या है? एक्स एल वी आई, ये लिखा जाएगा। ठीक ना। ठीक ना। ठीक। तो ये समझ, ये थोड़ा अभी हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक ना। क्वेश्चन की इसके बाद में थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद ठीक क्वेश्चन कराएंगे तभी इसकी प्रैक्टिस करा देंगे। अगला पॉइंट है हमारे पास, क्या है? संख्याओं के प्रकार। ठीक ना। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें क्लियर रहनी चाहिए। ठीक ना। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक संख्या है। ठीक ना। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या कहते हैं? इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। और इसको हम लोग कैसे कहते हैं? गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक ना। अगर हम लोग सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बात करें, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, छोटी प्राकृतिक संख्या क्या बता दोगे? 1। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बता पाओगे? नहीं ना, क्योंकि काउंटिंग करोगे तो कभी काउंटिंग खत्म नहीं होगी। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम लोग बता नहीं सकते हैं, लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हम लोग बता सकते हैं। कह सकते हैं कि सर जी क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी। ठीक। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आता है पूर्ण संख्याओं। तो देखो, जब हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किसको शामिल कर देते हैं? 0 को। जैसे प्राकृतिक संख्या है हमारे 1 2 3 4, ये चल रही होगी, यही गिनती की संख्या है। तो बच्चों हमने इसमें क्या कर दिया? 0 को क्या कर दिया? शामिल कर दिया। जैसे हमने 0 को शामिल किया और ये जो हमें समूह मिला, ये क्या कहलाता है? तुम लोगों का पूर्ण संख्या का समूह कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाता है। ठीक ना।
जब हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को शामिल कर देते हैं तो जो हमें संख्याओं का समूह मिलता है ये क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक ना। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या बताओगे? जीरो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या बताओगे? जीरो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो। लेकिन अगर आपसे सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पूछेगा कोई तो कहोगे कि हम पॉसिबल नहीं है बताना, क्योंकि ये क्या है, इसको आगे बढ़ते जाओगे कभी खत्म होगी नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी। ठीक ना। तो अगर आपसे मान लो कोई पूछे तो क्या -2 पूर्ण संख्या होगी, बताओगे कि नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या निगेटिव नहीं होती है, हरदम क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। ठीक ना। अगर तुमसे बोले कि क्या -1 प्राकृतिक संख्या है तो कहोगे नहीं है, क्योंकि संख्या प्राकृतिक संख्या हरदम क्या होती है? धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती है, पॉजिटिव होती है, निगेटिव नहीं होती है। ठीक ना। ये सारी चीज़ें समझना है। हो सकता है कि तुम पढ़ के गए प्राकृतिक संख्या, कोई पूछ दिया कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तुम बोले कि गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। लेकिन मान लो कोई पूछ दिया कि -1 प्राकृतिक संख्या है तो सोचने लगोगे। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि कभी भी धनात्मक संख्या ही प्राकृतिक संख्या होती है, ऋणात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक ना। ठीक ना, समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है अभाज्य संख्या। ठीक ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक ना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात को देखो, इसको हम लोग इंग्लिश में जानते हो ना, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। क्या कहते हैं इसको? हम लोग थोड़ा सा नीचे कर ले, इसको कहेंगे हम लोग प्राइम नंबर कहेंगे, प्राइम नंबर। अब ये प्राइम नंबर की बात करते हैं, प्राइम नंबर होती क्या है? ठीक ना। देखो ये इस जो लिखा है इसको पहले पढ़ रखते हैं। प्राकृतिक संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं अभाज्य संख्या या क्या कहलाती हैं? रूढ़ संख्या। ठीक ना। इसको आप लोगों को रूढ़ संख्या भी लिख के आ सकता है। क्या आ सकता है? रूढ़ संख्या। ठीक ना। तो याद रखना, अभाज्य संख्या भी कह सकता है या रूढ़ संख्या भी कह सकता है। क्या बताओगे? ऐसी संख्या जो एक से कटती है और खुद से कटती है, ऐसी सारी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक ना। तुमसे पूछ सकता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? कहते हैं सर एक है, एक अभाज्य संख्या नहीं होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या बताओगे आप लोग? सर क्या होती है? 2 होती है। ये बोले सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, तो क्या बताओगे? क्या बताओगे? अभी बता दिए कि एक अभाज्य संख्या है या नहीं, तो कैसे बताओगे कि एक अभाज्य संख्या है? सबसे छोटा विषम यहाँ पे क्या दिख रहा है? 3। ठीक ना। ठीक ना। सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या बताओ क्या होगा? सबसे छोटा 2 अंकों की अभाज्य संख्या 11। सबसे छोटा 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होगा? 11। सबसे छोटा 2, ये पूछ सकता है तुम्हारे एग्जाम में सवाल। ठीक ना। इसीलिए बता रहे, सबसे छोटा 2 अंकों की अभाज्य संख्या, सबसे छोटा 2 अंकों की अभाज्य संख्या, अंकों की अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या क्या होती है? यहाँ पे 11 होती है। अब तुमसे बोले सबसे बड़ा 2 अंकों की अभाज्य संख्या बताओ क्या होगा? 97। क्या होगा? 97। ठीक ना। सबसे बड़ा 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या बताओगे? 97। ठीक ना। ये पूछ सकता है। ठीक ना। यहाँ तक पूछ सकता है आपसे, आपके एग्जाम में यही पूछ देगा कि सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होगी? क्या बताओगे कि सर 97। सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होगी? 11। ठीक ना। अब हम लोग बात करेंगे 3 अंकों की भी अभाज्य संख्या की बात करेंगे। ठीक ना। ठीक ना। आगे हम लोग 3 अंकों की भी अभाज्य संख्या की बात करेंगे। सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होगी? ठीक ना। ठीक ना। जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे तो अभी बस इतनी सारी चीजें समझ जाओ जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक ना। इतना चीजें क्लियर हो गया आपको? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभाज्य संख्या हो गया। अब आगे हम लोग बात करेंगे भाज्य संख्या। अब देखो भाज्य संख्या क्या होती है? क्या बात करेंगे? भाज्य संख्या। ठीक ना। अभाज्य संख्या आप समझ गए। ठीक ना। तो भाज्य संख्या का मतलब इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉम्पोजिट नंबर। क्या कहते हैं? कॉम्पोजिट नंबर। क्या कहते हैं? कॉम्पोजिट नंबर। ठीक ना। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या। अब होती क्या है? जैसे ये अभाज्य संख्या के उल्टा होंगे। अभाज्य संख्या क्या थी? एक से कट रही थी और खुद से कट रही थी। लेकिन ये अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होगी? एक से भी कटेंगी, खुद से भी कटेंगी और इसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटेंगी। जैसे हम लोग 4 की ही बात करते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है, क्योंकि ये एक से भी कटता है, 2 से भी कटता है और खुद से भी कटता है। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या अगर आपसे कोई पूछे क्या बताओगे? 4 है।
सबसे छोटा भाज्य संख्या आपसे कोई पूछे क्या बताओ दे, 4 है, ठीक ना, क्या है 4 है, क्या बता दोगे 4 है। सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या बता दोगे 4 है, क्या बताओगे 4 है, ठीक ना। अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या पूछे तो क्या बताओगे 99, ठीक ना। 2 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या 99 ही होगी ना। 99 1 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा, 33 से भी कट जाएगा और 99 से भी कट जाएगा, ठीक ना। अब इसके बाद तो 100 आ जाएगा ना, 3 अंकों में चला जाएगा। अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या पूछे तो क्या बताओगे 99। 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछे तो क्या बताओगे, क्या बताओगे 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या बताओगे 10। 10 भी देखो 10 किससे कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा। तो 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, ठीक ना, हो जाएगी 10। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। 1 से बड़ी वो प्राकृतिक संख्या है जो स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से विभाजित हो सकती है, भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहलाती है, जैसे 4, 6, 9, ठीक ना, ठीक ना, समझ गया भाज्य संख्या। आगे हम लोग बात करते हैं। अब आता है हमारे पास सम संख्या और विषम संख्या, ये भी जानना जरूरी है, ठीक ना। सम संख्या और विषम संख्या भी जानना जरूरी है। वैसे पता होगा आप लोगों को सम संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्या जिनको अगर हम लोग 2 से भाग करते हैं, अगर 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है तो वो क्या कहलाती है सम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है सम संख्या। अब देखो तुम्हें बहुत ही बड़ा अंक दे दिया, तुम्हें दे दिया 7, 9, 8, 3, 2, 6। अब बोले कि सम है कि विषम है, तो देख के बता दोगे ना। जब संख्या के इकाई स्थान पे क्या है 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो वो संख्या क्या कहलाती है सम संख्या कहलाती है, ठीक ना। जब संख्या के इकाई स्थान पे क्या आ जाए 0 आए, 2, 4, 6, 8, मतलब 2 का टेबल आ रहा है, देख रहे हो ना, ये है ना 2 का 2, 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, ठीक ना। जब संख्या के इकाई स्थान पे तुम लोग समझो सिंपल सा अपनी भाषा में कि 2 का टेबल आए, ठीक ना, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, तो संख्या क्या कहलाती है सम संख्या कहलाती है। और उस संख्या को अगर तुम 2 से भागा दोगे ना तो कट के रिमाइंडर क्या आ जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, ठीक ना। ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं सम संख्या कहते हैं, ठीक। आगे है विषम संख्या, ठीक ना। अगला क्या है विषम संख्या। अब विषम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिनको 2 से भागा दें और पूरा पूरा नहीं कटती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं विषम संख्या। ऐसी संख्या जिनको हम लोग 2 से भाग दें और पूरा पूरा नहीं कटती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं विषम संख्या कहते हैं, ठीक ना, ठीक ना। अब जैसे हम लोग अभी देखा आपने, एक सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है 1, सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है 2, ठीक ना। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है, सम भी हो अभाज्य भी हो, क्या बताओगे 2, सम भी है अभाज्य भी, क्योंकि 2 से भागा दोगे तो ये कट जाएगा ना 2 से, तो ये क्या हो गया 2 एकम 2, ये सम संख्या हो गई। और 2 किससे कटेगा 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, केवल 2 ही संख्या से कट रहा है 1 से और खुद से, इसीलिए ये क्या हो गया अभाज्य संख्या भी हो गया, ठीक ना। तो ये समझ गए। तो सबसे छोटा सम और अभाज्य संख्या क्या बताओगे 2, सबसे छोटी सम संख्या क्या बताओगे 2, ठीक ना। सबसे छोटा विषम संख्या क्या बताओगे 1, ठीक ना। जब संख्या के इकाई स्थान पे, ठीक ना, 0, 2, 4, 6, 8 के अलावा कुछ और आ जाए तो क्या कहलाएगा विषम कहलाएगा, ठीक ना। या सिंपल सी भाषा में बताओगे ऐसी संख्या जो 2 से नहीं पूरा पूरा कटती हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं विषम संख्या कहते हैं। चलो चलो अब कुछ फार्मूले हैं, ठीक ना। अब कुछ फार्मूले हैं और ये चैप्टर का बस ख़त्म ही होने वाला है। सबसे लास्ट टॉपिक हमारे पास फार्मूले हैं जिनको हमें याद करना है, ठीक ना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक, इसको याद भी कर लेना आप लोग को। देखो ऊपर यहाँ पे बोला है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, n ब्रैकेट में n+1/2। अभी तुम लोग नहीं समझ पाओगे कि n क्या। जैसे हम बोले कि आपको क्या करना है 1 से लेकर 10 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का सम बताइए, ठीक ना। ये सवाल आपको दे सकता है एग्जाम में, प्राकृतिक संख्या का प्राकृतिक संख्या का योग। तुमको क्या दिया 1 से लेकर 10 तक की जितनी संख्या है ना सबका क्या बताना है योग बताना है, ठीक ना। कैसे करोगे फार्मूला लगाओगे, यहाँ पे n क्या होगा 10, n क्या होगा 10, क्या रख दोगे 10 ब्रैकेट में 10 + 1/2।
यानी कितना हो गया 10, 10 में एक ऐड किया कितना हो गया 11, 11 बटे में 2 क्या हो जाएगा 5 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 11 पाँचे 55। आंसर कितना आएगा 55। ठीक ना। तुम लोग को ऐसा दे दे प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का सम। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का सम कितना होगा बताओ जल्दी, आंसर बताओ इसका कितना होगा जल्दी बताओ। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का सम बताओ जल्दी। जल्दी बताओ क्या होगा। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का सम करो जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल 210 आशीष। चलो देखो हम लोग n की जगह पे क्या लेंगे, n की जगह पे लेंगे 20। ठीक ना, n की जगह पे क्या लेंगे 20। तो हमारे फार्मूला यहाँ पर रखना है, क्या रखना है n ब्रैकेट में n+1/2। तो यहाँ पे क्या n की जगह पे 20 लेंगे और इसमें 20 में एक ऐड करोगे कितना होगा 21 होगा अपान में 2। 2 से कितनी बार में कट जाएगा 10 बार में, 10 से इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 210। तो ये आपका हो गया प्रथम 20 अभाज्य संख्या, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक ना, ठीक ना, ठीक। अब ये प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग, इसका फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n+1। ठीक ना। जैसे आपको दे दे कि आपको जैसे हमने बोला कि आप 2, 4, 6 को जोड़िए, ये प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याएं है ना, तो आप 3 को है तो जोड़ लोगे, बता दोगे 6, 4, 10, 2, 12। फार्मूला से आओगे तो क्या बोला है 3 है ना, तो n की जगह पे क्या रखोगे 3। तो 3 में एक ऐड करोगे कितना होगा 4, तो 3 और 3 में एक ऐड करोगे तो 4, 4 से कितना होगा 12। तो इससे भी तो 12 भी आ रहा है, इस फार्मूले से भी क्या आ रहा है 12 आ रहा है। तो मान लो छोटा रहेगा 2, 4, 5, 6 देगा 10 देगा तो हम लोग ऐड कर लेंगे। तुमको बोल दे कि ठीक ना फाइंड द सम ऑफ, या प्रथम 20 सम संख्याओं का योग बताइए, तो अब बताओ 20 सम संख्या लिख के तो ऐड नहीं कर पाओगे, तो क्वेश्चन करो फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर। इसमें लिखो फाइंड, ठीक ना, प्रथम 20 सम संख्या का योग बताओ, सम संख्या का योग बताइए, जल्दी बताओ। फार्मूला तुम लोग क्या लगाओगे n ब्रैकेट में n+1, n इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 20। बस इस फार्मूले पर रखो, आंसर बताओ, इस वाले फार्मूले पर रखो, आंसर बताओ। सिंपल सा है, 1 सेकंड का सवाल है। कितना होगा बताओ, बिल्कुल कितना हो जाएगा, कैसे लिख दिए डायरेक्ट बता रहे हैं। देखो हमारा n इक्वल टू क्या रखोगे 20, यहाँ क्या हो जाएगा फार्मूला हमारे पास n ब्रैकेट में n+1, यहाँ क्या रखोगे n के जगह पे 20 और फिर अंदर में क्या रखोगे 20+1। यहाँ देखो क्या हो जाएगा 20, ब्रैकेट हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा गुणा, 20 में एक ऐड करोगे कितना होगा 21, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 21 0 0, 21 दूनी
42। आंसर कितना आ जाएगा 420। ठीक, चलो आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला ये दिया प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग, इसका फार्मूला क्या होता है n स्क्वायर। क्या दिया है n स्क्वायर, ठीक ना। ये तीनों आपको याद रखना है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, जैसे आपको दे दे 1 3 5 7 9, जैसे दे दे 1 3 5 7 9, 9 के बाद क्या आता है विषम 11। अब देखो इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा 1 3 1 4 5 4 9 9 7 16 16 9 25। अब देखो ये संख्या कितनी थी 1 2 3 4 5 थी ना, तो 5 का स्क्वायर भी करते तो कितना आ जाता है 25। 5 का स्क्वायर करते हैं ऐसे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 × 5, फिर भी कितना आ जाता है 25। इनको ऐड भी कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 25। इनको ऐड करोगे तो ये 6 संख्या है ना, तो इसमें ये ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 36। और ये संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो इसका कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, मतलब 6 × 6 36, ठीक ना। चलो बताओ प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग, विषम संख्या का योग बताइए, जल्दी बताओ। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग बताइए। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग बताइए। जल्दी बताओ। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग बताइए। तुम लोग क्यों 20 संख्या लिखोगे जब फार्मूला बता दिया गया है कि n का स्क्वायर करना है? क्यों सारी संख्या लिखोगे जब बता दिया गया है ना कि n के जगह पे क्या हो जाएगा 20। आंसर क्या होगा 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर क्या होगा 20 का स्क्वायर, बिल्कुल पागल है। तो फिर तुम लोग क्या कर रहे थे कभी से, तुम लोग को समझ नहीं आ रहा है। जब यहाँ पे बताया गया है कि प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग क्या होता है n स्क्वायर। यहाँ पे कितनी थी 1 2 3 4 5 नंबर था, 5 का स्क्वायर किए कितना आ गया 25। यहाँ 1 2 3 4 5 6 नंबर था, 6 का स्क्वायर किए कितना आ गया 36। तो ये तो छोटे छोटे नंबर थे, तो हम लोग ऐड करके भी देख सकते हैं कितना ही आएगा। लेकिन आपको क्या दे दिया गया 20 दे दिया गया। अब 20 लिखोगे तो ऐड करते ही रह जाओगे, तुमको 50 दिया जाएगा तो ऐड करते ही रह जाओगे। इसीलिए फार्मूला है कि जब दिया जाएगा जितने का उसका स्क्वायर कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो ये रहा आप सभी का ये जो चैप्टर था नंबर एंड नंबर सिस्टम, मैंने संख्या और संख्या पद्धति के जितने भी हमारे पास बेसिक कंसेप्ट थे उनको कवर कर लिया हमने, ठीक ना। ये हमारे पास लास्ट टॉपिक है किसी भी संख्या का छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या लिखना, ठीक ना। ये तो आता ही है सभी को, छोटी से छोटी संख्या अगर लिखने, बड़ी से बड़ी संख्या लिखने को कहता है, ठीक ना। तो बोला है कि ठीक ना n अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए n अंक जितने मान होता है उतनी ही बार क्या लिख देते हैं 9 लिख देते हैं। जैसे बोले कि 5 अंक की बड़ी संख्या लिखो, अंक की बड़ी संख्या, तो क्या लिखोगे 5 बार क्या लिखोगे 9, क्या लिखोगे 5 बार 9। 1 2 3 4 5, बोला 6 अंक की बड़ी संख्या लिखो, क्या लिखोगे 6 बार 9, ठीक ना। बोला 7 अंक की बड़ी संख्या लिखोगे, 7 बार क्या लिखोगे 9। यानी जितने अंक की बड़ी संख्या पूछता है उतनी बार क्या लिखते हैं 9, ठीक ना। अगर 2 अंक की बड़ी संख्या पूछे तो क्या बोलोगे 2 बार 9। 1 अंक की बड़ी संख्या पूछे तो क्या लिखोगे 1 बार 9, ठीक ना। ऐसे आपको छोटी संख्या भी पूछता है, क्या पूछता है, ठीक ना, छोटी संख्या भी पूछता है। अगर मान लो अगर आपसे छोटी संख्या पूछे, जैसे आपको बोले कि 2 अंकों की छोटी संख्या बताओ, बोले 2 अंकों की छोटी संख्या, अंकों की छोटी संख्या, तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग 2 अंक बना लेंगे, पहले जगह पे 1 लिखेंगे, जितना अंक बचा उतना 0। 3 अंकों की छोटी संख्या तो क्या लिखोगे 1, 3 अंक बनाओगे 1 2 3, पहले 1 लिख दोगे, जितना अंक बचा उतना 0। 4 अंकों की छोटी संख्या क्या लिखोगे, पहले 1 लिख दोगे, उसके बाद कितना 3 अंक बचा 3 0। 5 अंक की छोटी संख्या पहले 1 लिख दोगे, 4 अंक बचना तो 4 0, ठीक ना। जितने अंक की छोटी संख्या पूछता है 1 लिख देते हैं, उसके बाद जितना और अंक बचता है उतना क्या लगा देते हैं 0, ठीक ना। तो ये आपका पूरा चैप्टर रहा, ठीक ना। कल हम लोग इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो करेंगे, ठीक ना। ठीक।
ठीक ना। आज के लिए सिर्फ इतना है, कल फिर हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे।